Hello friends, today we are here to discuss basic accounting terms part 2. पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में यानी कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको कुछ बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताई थी और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने उस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब हम आज कर रहे हैं अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पार्ट 2 में बची हुई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो बेसिकली आपको जानना बहुत जरूरी अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 और हमारी आज का पहला टर्म है डेटर्स। डेटर्स कई बार बिगिनर्स यानी कि जब स्टार्टिंग में आप लोग अकाउंट्स करते हैं तो इसे कुछ बच्चे डेप्टर्स भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, बट बी इज साइलेंट और आपको बोलना है इसे डेटर्स। डी यहाँ पर साइलेंट रहता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेटर्स। डेटर्स अ पर्सन और ए फर्म who owes to us। यहां पर हम कौन है? यहां पर हम एक फर्म है, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसा कि दो ऑर्गेनाइजेशन, एक मैं और एक आप, और अगर आपने मेरे से कुछ उधार ले रखा है तो यू आर डेटर, मेरे लिए आप डेटर है। सो अ पर्सन और ए फर्म हु ओज टू अस। कोई भी वो पर्सन और कोई भी वो फर्म यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारी फर्म से, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया हुआ है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं डेटर्स। ये हमारे देनदार होते हैं जिनको हमने उधार दिया है। क्योंकि हमने इनको उधार दिया हुआ है इसलिए ये हमारे लिए एसेट बन जाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेट्स। It is type of asset, current asset। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना करंट एसेट क्या होती है। तो डेटर अ पर्सन और ए फर्म हु ओज टू अस, जिसको हमने उधार दिया हुआ है वो डेटर है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक टर्म होती है क्रेडिटर, जिससे हमने उधार लिया हुआ है, जिससे हमने उधार लिया हुआ है वो हमारा क्रेडिटर। और हम जानते हैं कि जब हम उधार लेते हैं तो वो क्या होता है? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी का एग्जांपल है करंट लायबिलिटी, जिसमें हमने किसी दूसरी फर्म से उधार लिया है। और डेटर एसेट का एग्जांपल है करंट एसेट, जिसमें हमने उसको उधार दिया हुआ है। तो काफी सिंपल सी टर्म है, आपको याद रखना है। कोई भी ऐसा पर्सन और फर्म जो आपसे कोई गुड्स या कैश उधार लेता है वो हमारे लिए डेटर हो जाता है, और जिनसे हम उधार लेते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल और दे देता हूं। मैं यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने मिस्टर मोहन को 50,000 रुपए के गुड्स उधार में बेचे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे वो ये पैसा 3 महीने बाद दे देंगे। तो मिस्टर मोहन मेरे लिए डेटर बन गए। मैं उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में एज अ डेटर एंटर करूंगा। और अगर मैंने मिस्टर श्याम से 40,000 रुपीज के गुड्स उधार में खरीदे थे तो मिस्टर श्याम मेरे लिए क्रेडिटर बन गए। मैं उनको एज अ क्रेडिटर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में एंटर करूंगा। आगे ड्राइंग्स, नेक्स्ट हमारी टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहां पर कैपिटल के ऑपोजिट की तरह भी यूज करते हैं हम। जैसे कि कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इनटू द फर्म। ड्राइंग्स अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। एक्चुअली ड्राइंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो होता है पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर एंड पर्सनल यूज। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है, जरूरी नहीं है कि वो कैश ही विड्रॉ करे, हो सकता है वो गुड्स, लाइक मेरी कपड़े की दुकान है, आई एम ए क्लोथ मर्चेंट, और मेरी करोल बाग में रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, और मुझे अपने खुद के लिए एक जीन्स और एक टी शर्ट की रिक्वायरमेंट थी जो कि मैंने अपनी शॉप से ले ली। अब ऑब्वियसली मैं दूसरे की शॉप पर तो नहीं जाऊंगा ना, जब मैं भी उसी चीज में डील करता हूं। तो वो जो गुड्स, कैश या कोई भी चीज
अगर मैं अपने बिजनेस से निकाल कर अपने पर्सनल यूज में लेता हूं तो वो बन जाता है ड्राइंग्स। जब मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगाता हूं तो वो बन जाता है कैपिटल। और ऐसे ही जब मैं बिजनेस से कोई भी अमाउंट कैश, गुड्स या कोई असेट अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता हूं तो वो बन जाता है मेरे लिए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कैश और गुड्स और एनी अदर असेट्स withdrawn by the proprietor for his personal use। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसमें याद रखना है, पर्सनल यूज जरूर आना चाहिए। जैसे कि मुझे इस बार इस महीने मेरी वाइफ का बर्थडे आने वाला है और मुझे उसको एक साड़ी दिलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने अपनी शॉप में से, अपने बिजनेस में से वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए टू परचेज अ साड़ी फॉर वाइफ। तो ये मेरा पर्सनल यूज हो गया। या टू पे स्कूल फीस ऑफ माय चाइल्ड, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो गया। टू पे द रेंट ऑफ माय हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें मैं रहता हूं, ये मेरा पर्सनल यूज हो गया। तो ये ड्राइंग्स हो जाता है बेटा। या मेरी एक ग्रोसरी शॉप है और अपने घर के लिए मैंने ग्रोसरी आइटम्स, दाल, चावल, आटा, ये मैं अपने घर के लिए आज 1 महीने का राशन ले गया मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये सब ड्राइंग्स में काउंट हो जाता है। ठीक है जी। ड्राइंग्स के बाद हमारी काफी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम कहते हैं गुड्स। इसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी, क्योंकि ये काफी बार आपको कंफ्यूज करता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं गुड्स और नॉन करंट असेट्स में, काफी बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा गुड्स आइटम्स और मर्चेंडाइज इन विच द फर्म डील्स। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। आपको गुड्स और एसेट में, वैसे तो गुड्स भी टाइप ऑफ एसेट है, बट गुड्स अपने आप में एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है। तो गुड्स और एसेट में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। बस 30 सेकंड के लिए रुकना है, सोचना है कि जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस किस आइटम में डील करता है, बस वही गुड्स है। जैसे मैंने बोला कि बेटा कपड़े की दुकान पर गुड्स क्या होगा, एक क्लोथ मर्चेंट के लिए गुड्स क्या होगा, सर क्लोथ्स, कपड़ा। एक फर्नीचर के शोरूम में गुड्स क्या होगा, सर फर्नीचर। एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गुड्स क्या होगा, सर एसी, एलईडीज, रेफ्रिजरेटर्स। एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए गुड्स क्या होगा, सर लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि प्रॉपर्टीज। तो बस आपने 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे शायद, सिर्फ 10 से 15 सेकंड रुकना है और सोचना है कि क्योंकि गुड्स बेटा बदलता है, हर जगह बदल जाते हैं, है ना, बिजनेस के तरीके से। जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता है वैसे ही गुड्स भी हर बिजनेस के लिए अलग गुड्स होता है। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए गुड्स नहीं है, मेरे लिए तो सर्विसेज हैं, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स। तो ऐसे ही हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स हैं वो बदल जाते हैं। बस आपको ये सोचना है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में डील कर रही है, किस चीज का व्यापार कर रही है। अगर मेरी कपड़े की दुकान है, मैं एक क्लोथ्स मर्चेंट हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है मेरी, एग्जाम्पल के लिए करोल बाग में, तो मेरे लिए जो गुड्स हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, क्लोथ्स हैं, लाइक जीन्स, टी शर्ट्स, टॉप्स, ये सब मेरे लिए गुड्स हैं। लेकिन उस क्लोथ शॉप पर, उस रेडीमेड गारमेंट की शॉप पर रखा हुआ फर्नीचर गुड्स नहीं है। वहां पर रखा हुआ लैपटॉप या कंप्यूटर जो वो बिलिंग पर्पस से यूज करता है वो गुड्स नहीं है। वहां पर लगा हुआ एसी गुड्स नहीं है। ये सब एसेट में काउंट हो जाएगा। जबकि यही फर्नीचर एक फर्नीचर की दुकान में अगर रख दिया जाए तो वो उस दुकान के लिए, उस दुकानदार के लिए गुड्स हो जाएगा। ये एसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चला जाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एसी को गुड्स माना जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात आप याद कर लो, जिस चीज में ये बिजनेस व्यापार करता है उसे गुड्स कहते हैं, या फिर जिसे खरीदा ही बेचने के लिए जाता है, विच इज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, वो हमारे लिए गुड्स होते हैं।
इसे हम खरीदते ही बेचने के लिए, तो हम उसे कहते हैं गुड्स। अब अकाउंट्स में गुड्स से रिलेटेड 5 टर्म्स इन्होंने बनाए, 5 ऐसी टर्म जो स्ट्रिक्टली गुड्स से रिलेटेड होती हैं, जबकि इनका इंग्लिश मीनिंग या इनका डिक्शनरी मीनिंग कुछ और निकल कर आता है, लेकिन फिर भी हमें जब अकाउंटिंग करनी है तो हमें डिक्शनरी मीनिंग के साथ साथ इसका थोड़ा अकाउंटिंग मीनिंग भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स से रिलेटेड ये 5 अकाउंट लिखे हैं। सबसे पहला मैंने लिखा परचेजेस। हर कोई जानता है परचेज का मतलब, सर खरीदना, सेल्स सर बेचना। परचेज रिटर्न, जिसे अकाउंट्स में रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है, ये सबके सेकंड नेम होते हैं, आपके भी होंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस कर देना, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ जाना, हो सकता है डिफेक्ट था, अप टू दी ऑर्डर नहीं था, किसी भी कारण से वापस आ गया। स्टॉक और इन्वेंट्रीज, स्टॉक ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा जब आप ऑनलाइन बाइंग करते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं, सर ये तो हमारे स्टॉक में नहीं है, ये तो खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो बेटा ये 5 टर्म जिनके डिक्शनरी मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो, इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया अकाउंट्स में। इनका अकाउंटिंग मीनिंग ये बनाया गया कि दीज टर्म्स आर ओनली रिलेटेड टू गुड्स। एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, फिर दोबारा से वही दुकान का, वही रेडीमेड गारमेंट शॉप जो मैंने करोल बाग में खोली हुई है। तो रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है मेरी करोल बाग में, जीन्स, टी शर्ट, टॉप्स, ये सब मैं सेल परचेज करता हूँ। तो बेटा जब मैं अपनी शॉप के लिए परचेज करूंगा जीन्स, टी शर्ट्स, टॉप्स या कोई भी रेडीमेड गारमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो अकाउंट्स में मैं उसको दिखाऊंगा परचेज के नाम से। जब मैं उनको सेल करूंगा कस्टमर्स को, तो मैं अकाउंट्स में उसको माइनस करूंगा सेल्स के नाम से। लेकिन अगर उसी शॉप पर मैं परचेज करूंगा 2 एसी उस शॉप पर लगाने के लिए, ताकि वहां पर कस्टमर को अच्छा फील हो, वहां का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहे, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस एसी को यूज करने के लिए मैंने परचेज किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। परचेज जीन्स, परचेज टी शर्ट्स, परचेज टॉप्स, परचेज एसी। अब अकाउंटिंग में परचेज जीन्स को मैं जीन्स नहीं लिखूंगा, परचेजेस लिखूंगा, शर्ट्स को परचेजेस लिखूंगा, टॉप्स को परचेजेस लिखूंगा, लेकिन परचेज ऑफ एसी को मैं एसीज ही लिखूंगा। परचेज लैपटॉप फॉर द बिलिंग पर्पस मैं एसी ही लिखूंगा। परचेज फर्नीचर फॉर द कस्टमर, ताकि वो बैठ सके वहां पर, तो मैं उसको फर्नीचर ही लिखूंगा। तो अकाउंट्स कहता है अगर आप गुड्स खरीदें, मतलब जिसमें आप डील करते हैं, तो उसे परचेज लिखें, गुड्स ना लिखें। सेल करें तो सेल्स लिखें, बिका हुआ माल वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ वापस करें तो परचेज रिटर्न, और बिना बिका हुआ माल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in your shop, in your godown, in your business organization, at any point of time, बिना बिका हुआ माल, goods lying unsold in the business at any point of time is known as stock. बिना बिका हुआ माल कहलाता है stock. गुड्स का खरीदना परचेजेस, गुड्स का बेचना सेल्स, बिके हुए गुड्स का वापस आना सेल्स रिटर्न, खरीदे हुए गुड्स का वापस कर देना परचेज रिटर्न, बिना बिका हुआ गुड्स जो अभी हमारी शॉप में, हमारे गोडाउन में है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, जिसका दूसरा नाम इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज 2 टाइप की हो सकती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में बिना बिका हुआ माल ओपनिंग स्टॉक, साल के एंड में बिना बिका हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक। तो बस आपने याद रखना है कि ये जो टर्म है इसे हमें गुड्स से रिलेट करना है। अगर आप कोई अदर आइटम खरीदते हो, जैसे कि मेरी फर्नीचर की दुकान है और मैं अपनी फर्नीचर की शॉप में लैपटॉप खरीदता हूँ बिलिंग पर्पस के लिए, एसीज खरीदता हूँ, या कोई और ऐसी आइटम जो मैं अपने यूज के लिए परचेज कर रहा हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए, रीसेल के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनको उसके नाम से ही दिखाऊंगा। कंप्यूटर्स अकाउंट, एसीज अकाउंट,
लेकिन जब मैं फर्नीचर के शोरूम में फर्नीचर खरीदूंगा तो मैं फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखूंगा, मैं परचेज अकाउंट लिखूंगा। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। गुड्स का परचेज करना, वो हमारे को क्वेश्चन में परचेज गुड्स लिख देगा, और बिल्डिंग का परचेज करना परचेज बिल्डिंग लिख देगा, दोनों एक जैसे नजर आएंगे। लेकिन परचेज गुड्स में हम गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, जबकि परचेज बिल्डिंग में हम लोग परचेज अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी सिंपल सी टर्म, डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है तो सुनकर ही बड़ा मजा आ जाता है अगर मिल जाए तो, है ना। सभी जानते हैं डिस्काउंट के बारे में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको डिस्काउंट के बारे में ना पता हो। कहीं चले जाते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं, अरे इस पे डिस्काउंट बता दो, इसमें कोई बताओ, इसको कितने कम में दे दोगे मुझे, इस पे कितना डिस्काउंट है भैया। और किसी शॉप के बाहर लिखा हो ना अगर 50% डिस्काउंट, तो बस घुस जाते हैं, फिर तो कुछ भी मिल रहा हो। तो डिस्काउंट सभी जानते हैं, एनी type of reduction in the price of the goods is known as discount. It is always allowed by the supplier. सीधी सी बात है, जो भी कमोडिटी है, जो भी मर्चेंडाइज है, जो भी गुड्स हैं, उस पर किसी भी प्रकार का जो डिडक्शन है उसके प्राइस में, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और ये हमेशा सप्लायर देता है, सेलर हमेशा डिस्काउंट देता है। कभी सुना बायर डिस्काउंट दे दे, ला मुझे ये टी शर्ट बेच दे भाई, तू मैं 100 रुपए की है ना, मैं 90 रुपए में ले लूंगा तेरे से, 10% का डिस्काउंट। नॉट पॉसिबल। तो ये सप्लायर ही अलाउ करता है, बायर तो बस खुश हो जाता है ऐसे लेकर। और हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट मिल भी सकता है जब हम किसी दूसरे बिजनेस से चीजों को खरीदेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो हमें देना भी पड़ सकता है। दोनों तरीके से डिस्काउंट यहाँ पर हो सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स की बात करने वाला हूँ। डिस्काउंट आपको पता है, लेकिन मैं आपको अकाउंट्स में दो फेमस डिस्काउंट की बात करने वाला हूँ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, सभी बायर्स को, सभी कस्टमर्स को इक्विवेलेंट दिया जाता है। एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कि भैया 20% डिस्काउंट, अपनी शॉप के बाहर एक बोर्ड टांग दिया 20% डिस्काउंट। वो सबके लिए है, चाहे कोई कैश में परचेज करे, चाहे कोई उधार में परचेज करे, वो दोनों ही कस्टमर को दिया जाएगा और हमेशा लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे दिया जाएगा। इसे जनरली बिजनेस प्रैक्टिस माना जाता है, इसे एक टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट माना जाता है। ये एक तरीके का इंसेंटिव होता है जो कस्टमर को दिया जाता है, एक मोटिवेशनल अमाउंट होता है जिससे कि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट। ट्रेड डिस्काउंट, बाहरी बोर्ड टांग दिया भैया 20%, कई बार तो आपने शायद देखा हो 50% प्लस 50% डिस्काउंट, और घुस भी गए होंगे फ्री में लेने, तो बेटा फ्री में नहीं मिलता वो, 50% प्लस 50%। 1000 पे पहले 50%, फिर जो 500 बचा उस पर अगेन 50%, 250 रुपए में मिलेगा। कहीं सोच लो 100% फ्री, चलो भाई लंगर लगाए ले आते हैं जो भी है। तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो लिस्ट प्राइस पर होता है, सभी कस्टमर के लिए इक्वली अवेलेबल होता है, वेदर ही पे देयर अमाउंट इमीडिएटली और आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ना बेटा, ये एक स्पेसिफिक डिस्काउंट है, ये सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर्स को ही दिया जाता है, और ये उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो अपनी पेमेंट हमें इमीडिएटली कर देते हैं, या फिर एक जो टाइम पीरियड हमने दिया कि भाई विद इन वीक अगर आप पेमेंट कर दोगे कैश तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। तो ये कैश पर होता है और ये इनवॉइस प्राइस पर मिलता है। भाई मैंने आपको 1000 रुपए की टी शर्ट पहले ही 800 रुपए में दी, अब मैंने कहा भैया 800 रुपए अगर आप इमीडिएटली दे दोगे तो मैं आपको ये 750 में दे दूंगा, और अगर आपको इसमें उधार चाहिए तो फिर ये आपको 800 रुपए की मिलेगी। तो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर होता है और कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस 800 रुपए पर चार्ज होगा जो कैश डिस्काउंट होगा। तो ये आपने याद रखना है। बस एक मेजर डिफरेंस यही है कि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर है, सभी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, वेदर वो हमारे
कैश कस्टमर्स हैं या नॉन कैश यानी कि उधार यानी कि हमारे डेटर हैं। जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है क्योंकि ये एक तरीके से हम मोटिवेट कर रहे होते हैं कि लोग हमसे उधार ना खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा कैश में खरीदें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा रिस्क कम हो जाएगा पैसों के डूबने का, हमारे को इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगी, फिर हम उस पैसे को दोबारा से उससे और माल खरीद कर और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो कैश मिलने का कुछ बेनिफिट होते हैं अपने, वो सब यहाँ पर उन्हें जनरेट करने के लिए हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली कभी शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, इसे एक्सपेंस नहीं माना जाता। अकाउंट्स मानता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस प्रैक्टिस है, जानबूझकर वैल्यू को चाहे बढ़ाकर आप थोड़ा कम कर दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस में एक्सपेंस की तरह शो नहीं करते कभी भी ट्रेड डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट ये एक एक्सपेंस है, मोटिवेशनल चार्जेस हैं, कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं कैश देने के लिए, ये हमारा एक्सपेंस में काउंट होता है, इसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में शो करते हैं, एक्सपेंसेस की हेडिंग में ये शो किया जाता है। तो ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज तो कोई ज़्यादा टर्म्स भी नहीं है और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। छोटी छोटी टर्म्स हैं, वीडियो लेक्चर 1 में तो काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म्स थी, वो काफ़ी ब्रॉड थी और चीज़ें बड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ रही थी क्योंकि उनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इन्हें याद रखना। नेक्स्ट टर्म की बात करें, वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बेटा, अकाउंट्स में हम एक बात हमेशा से करते हैं, एक प्रिंसिपल है, हम आगे पढ़ेंगे अपने अदर वीडियो लेक्चर्स में। एक प्रिंसिपल होता है वेरीफिएबल प्रिंसिपल। अकाउंटिंग शुड बी वेरीफिएबल, एक्चुअली अकाउंटिंग मस्ट बी वेरीफिएबल। अकाउंट्स कहता है कि अकाउंटिंग में किया हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन फेयर होना चाहिए, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। फेयर मतलब कि ऐसा ना हो कि बस आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप कह रहे हो जी पता नहीं कब हुआ था, कैसे हुआ था, बट हुआ था, आपके पास उसके सबूत होने चाहिए। वो एविडेंस, वो सबूत सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि बिल, कैश मेमो। भाई आप कहीं पर आपने किसी शॉप से, मान लो मेरी शॉप से, वही करोल बाग वाले रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप, आपने जीन्स खरीदी मेरे से, वो जीन्स लेकर आप बड़े खुशी खुशी अपने घर चले गए। आपने घर जाकर देखा यार उस पर तो एक निशान है, वो डिफेक्टिव पीस है। आप एक दिन बाद फिर मेरे पास आए, कह रहे सर ये क्या दे दिया आपने, ये तो डिफेक्टिव है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी तो शॉप से ही नहीं खरीदी आपने, चलो चलो टाइम मत खराब करो, आगे बढ़ो। तो अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने वो जो जीन्स है मेरी शॉप से ही खरीदी है? जब आपने वो जीन्स खरीदी होगी तो आपने मेरे से एक बिल डिमांड किया होगा और मैंने वो आपको बिल दिया होगा। एक्चुअली तो वो कैश मेमो होता है, आपकी जनरल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बिल दिया होगा। आप वो बिल दिखा दोगे, उस पर मेरे शॉप का नाम होगा, उस आर्टिकल के मॉडल नंबर वगैरह होंगे, मुझे मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही सिर्फ कहने से काम नहीं चलता अकाउंट्स में, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ही अकाउंटिंग करते हुए हम हर एक ट्रांजैक्शन का एक वाउचर क्रिएट करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कभी किसी ट्रांजैक्शन पर डाउट आ जाए, वो डाउट चाहे हम उठाएं या कोई बाहर का पर्सन, कोई ऑडिटर, तो उसको जवाब देने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, तो वो प्रूफ होता है वाउचर। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो आपके कैश मेमो, बिल या रिसीट के बेस पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं वाउचर। देन आपकी एक टर्म है गेन। हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेटा, अगर आपको याद हो, प्रॉफिट। एक्चुअली प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, एक इनकम नेचर का होता है और एक गेन नेचर का होता है। एक ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, बट इनकम जो होती है वो एक रूटीन होती है नेचर में, रूटीन इन नेचर। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो मेरा बिजनेस का जो नेचर है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, टीचिंग करना। इससे मुझे एक रूटीन इनकम मिलती है हर महीने या हर साल, रिपीटेडली बार बार मिलती है। तो
उससे हम कहते हैं है तो मेरा प्रॉफिट ही ना भाई, आप लोगों से फीस मिलती है, कुछ मेरे खर्चे हो जाते हैं, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी, और ये सब काटने के बाद जो बचता है वो मेरा प्रॉफिट। मैंने बताया था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट रूटीन नेचर का है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बार बार मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, मैं कुछ अदर एक्टिविटीज भी कर लेता हूं कभी कभी, जो मेरा रूटीन नहीं है। जैसे मान लो मैंने 3 साल पहले एक प्लॉट खरीद लिया था, एक पीस ऑफ लैंड, अब 3 साल बाद मुझे उसकी अच्छी वैल्यू मिल रही है, मैंने बेच दिया, अब मुझे उसमें एक डिफरेंस मिल गया, मुझे कोई प्रॉफिट हो गया। क्या ये प्रॉफिट मुझे बार बार हो सकता है? क्या मैं ये लैंड बार बार बेच सकता हूँ? बेटा ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ट्रांसफर ऑफ असेट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेरी रूटीन नहीं है बट मैंने की, मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे, अब मुझे उसकी अच्छी वैल्यूज मिल गई, तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने सेल कर दी, तो उस पर मुझे प्रॉफिट हो गया, वो मेरा गेन हो जाता है। बोथ आर प्रॉफिट, बट इनकम रूटीन नेचर का होता है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण होता है, रूटीन रिपीटेड नेचर का होता है, बार बार मिलता है। बट गेन जो होता है वो रूटीन नेचर का नहीं होता। जब मैं अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हटकर कुछ करता हूं, बिजनेस के ही पैसों को लगाकर, बिजनेस के ही पैसों को इन्वेस्ट करके, और उससे मुझे जो प्रॉफिट मिल जाता है वो मेरा गेन हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा इंक्रीज इन इक्विटी। किसी भी प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ती है बेटा, किसी भी प्रॉफिट के होने से इक्विटी यानी कि टोटल असेट ऑफ द बिजनेस इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस, अचानक हो गई बट जरूरी नहीं है कि होती रहेगी। ओके बेटा, तो ये है हमारा गेन। अब देखो अभी हमने गेन की बात करी, फायदे की, अब थोड़ी नुकसान की बात कर लेते हैं। बैड डेट्स, बैड नाम से ही पता लग रहा है कि भैया कुछ बुरे जैसी फीलिंग आ रही है, कुछ बुरा होने वाला है सर, बैड आ गया। बैड डेट्स, यहां पर भी बी साइलेंट हो गया, डेट्स, ये डेट्स ना हमारे डेटर से ही क्रिएट हुआ है। डेटर होते हैं ना जिनको हम उधार देते हैं, ये बैड डेटर होते हैं। कौन होता है बैड डेटर? जो हमारा उधार नहीं चुकाता है। डेटर जिनको हम उधार देते हैं और जो हमारा उधार ना चुकाएं वो हो जाते हैं बैड डेटर। अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल, वो पैसा जो अब हमें नहीं मिल पाएगा, डूब गया किसी भी कारण से। जिस पार्टी को उधार दिया था वो इंसॉल्वेंट हो गई, उसका दिवाला निकल गया, उसका बिजनेस ही बंद हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो हमारे पैसे दे, या फिर उसने साफ मना कर दिया भाई नहीं देता, कर लो क्या करता। कोई भी कारण जिसके कारण हमारा पैसा अब हमें नहीं मिल पा रहा है, और आगे हम श्योर हैं कि फ्यूचर में अब ये पैसा हमें पक्का नहीं मिलेगा। अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल, तो हम उसे कहते हैं बैड डेट्स। ये बिल्कुल डेटर्स से ही बना है और ये डेटर्स से ही रिलेटेड है। डेटर्स जब बैड डेट्स होते हैं तो डेटर्स डिक्रीज हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे 1 लाख रुपए के डेटर थे टोटल सारे मिलाकर, उसमें से एक डेटर 20,000 रुपए वाला बैड डेट्स हो गया, तो अब मेरे डेटर रह गए 80,000। तो बैड डेट्स क्या है? डेटर्स में डिक्रीज आ जाना, डेटर्स कम हो जाना और पैसे का हमें ना मिलना। और इसके बाद हमारी 2 इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें आगे फर्दर हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स। बेटा मोटे तौर पर देखें तो आप लोग जानते हो कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं खर्चे, एक्सपेंडिचर्स खर्चे, और रिसीट्स प्राप्ति मिलना। एक्सपेंडिचर जाना, रिसीट्स आना, पैसे का जाना और पैसे का आना। एक्सपेंडिचर को फर्दर इन्होंने मोटे तौर पर तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, बट एक्चुअली 3 कैटेगरी बनाते हैं हम एक्सपेंडिचर की। खर्चे बेटा 3 तरीके के होते हैं अकाउंट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंस, बड़े बड़े खर्चे। हैवी एक्सपेंस बड़े बड़े खर्चे जो रिपीटिंग नेचर के नहीं होते और जिनको आप एक बार कर दो तो उनके बेनिफिट्स आपको बियॉन्ड द करंट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग भी हमें मिलते रहते हैं। आई रिपीट इट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैवी एक्सपेंस में, जो हैवी अमाउंट में एक्सपेंस होता है, रिपीटिंग नेचर का नहीं होता है, एक बार खर्चा कर देने के बाद उसके बेनिफिट हमें करंट ईयर के बाद भी मिलते रहते हैं, एक साल से ज्यादा समय तक मिलते रहते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर मिल जाते हैं, ये रिपीटिंग नेचर का नहीं होता और ये हमें बार बार करने पड़ते हैं। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करनी होती है, या फिर उल्टा बोल देते हैं, डे टू डे जो हमारे खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एग्जाम्पल के लिए रेंट ऑफ द बिल्डिंग आपको बार बार देना पड़ेगा हर साल या हर महीने। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी ऑफ द स्टाफ, ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 10 साल का दे दिया कभी, या स्टाफ की सैलरी दे दी 5 साल के लिए, बेटा कोई भी नहीं देता, सब रूटीन है, बार बार देनी होती है ना। स्टाफ को चाय पिलाते हैं, हर 10-15 दिन में चाय का बिल आ जाता है। ये डे टू डे एक्टिविटीज में होने वाले खर्चे हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस, तो ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन रखने के लिए करने पड़ते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरोगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस, आपका ऑफिस उस दिन के लिए रुक जाएगा। आप 2 दिन बाद बिल भर दो, आपकी लाइट आ जाएगी, आप दोबारा काम शुरू कर सकते हो। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे। आप स्टाफ की सैलरी मत दो, स्टाफ धीरे धीरे काम छोड़ना शुरू कर देगा, आना बंद कर देगा, आपके काम रुक जाएंगे। तो ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिनके बेनिफिट काफी समय तक मिलते हैं। मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पे लेने की बजाय मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग परचेज कर ली। अब सोच कर देखो, परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, आपने एक बार बिल्डिंग खरीद ली, आपको बहुत सारा पैसा देना होगा, हैवी अमाउंट, बट एक बार खरीदने के बाद अब आपको बार बार नहीं देना होगा और इसके बेनिफिट आपको कई सालों तक, क्योंकि बिल्डिंग के केस में तो 10 साल 20 साल उससे भी ज्यादा टाइम तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का खरीदना, आपने कार खरीदी, बार बार नहीं खरीदनी पड़ती, बिल्डिंग खरीदी, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कार में पेट्रोल आपको बार बार लगवाना पड़ेगा, अगर बिल्डिंग रेंट पर लिया तो रेंट बार बार देना पड़ेगा, तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और एक ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बीच की एक कैटेगरी आ जाती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो नेचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में ही हम करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरह ही होते हैं, इसमें भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, हैवी अमाउंट स्पेंड हो जाता है, बट इसके बेनिफिट्स हमें कई सालों तक मिलते हैं, आने वाले 3, 4, 5 साल तक। ऐसा भी नहीं है कि 20-20 साल तक मिलते हैं, आने वाले 3, 4, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक मिलते हैं। लेकिन बेटा इसमें ना कोई असेट हमें नहीं मिलती कि हमने बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, ये सब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एग्जांपल के लिए हमने एडवर्टीजमेंट पर पैसे खर्च कर दिए, हमने किसी फेमस पर्सनैलिटी से अपने प्रोडक्ट की एड करवा ली, अब उसने अच्छे खासे पैसे ले लिए हमसे एक ही बार में, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे उस फेमस पर्सनैलिटी के, अब वो कहीं ना कहीं जो उसको फॉलो करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमें काफी समय तक उसका बेनिफिट देंगे। तो बेस्ट एग्जांपल होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्योंकि इसमें कोई असेट नहीं आती, ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, कोई रूटीन नेचर में नहीं होता है, ये हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट्स देते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इसका एक अच्छा एग्जांपल है। और भी कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है रिसीट्स की। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जैसे एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं मोटे तौर पर, ऐसे रिसीट भी 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट जो आपको कई सालों में एक बार मिलती है, हैवी अमाउंट में मिलती है और बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करती। रेवेन्यू रिसीट जो आपको बार बार मिलती है, छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर में अपने आप को जरूर रिपीट करती है, रेकरिंग नेचर की होती है।
एग्जाम्पल के लिए सेम वही, अगर मैंने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने सेल कर दी, तो क्या आप वही बिल्डिंग बार बार सेल कर सकते हो? आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा उसे सेल करने का, लेकिन वन टाइम मिलेगा। जबकि उस बिल्डिंग को अगर आप रेंट पर दे दो तो आपको अमाउंट तो छोटा मिलेगा, लेकिन रिपीटेड नेचर में मिलेगा, बार बार मिलेगा और मिलता रहेगा। तो रेवेन्यू रिसीट होती है जो बार बार मिलती है, जबकि कैपिटल रिसीट होती है जो आपको एक ही बार मिलती है। ये मुर्गी और अंडे वाली कहानी आपने सुनी होगी ना बेटा, वो पेट काट देता है उसके। तो अगर मुर्गी को उसने मार दिया, या मान लेते हैं कि उसने मुर्गी सेल कर दी, तो वो मुर्गी एक ही बार सेल होगी, वो उससे जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। बट अगर वो डेली उससे वो एक अंडा निकालता रहता और उसको सेल करता रहता तो वो उसकी रिवेन्यू रिसीट बन जाती। नॉर्मली अगर हम कहें तो जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे मैंने बताया टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, इससे जो मुझे मिलता है, जो पैसे मुझे मिलते हैं, फीस मुझे मिलती है, ये मेरी रिवेन्यू रिसीट्स है, ये मुझे बार बार मिलती रहती है। और जो मैंने प्लॉट सेल कर दिया था, जो पीस ऑफ लैंड अभी अपने लास्ट एग्जाम्पल में, वो मेरी कैपिटल रिसीट थी, उसमें मुझे हैवी अमाउंट मिला था एक ही बार। जनरली सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ नॉन करंट असेट कैपिटल रिसीट्स में आता है, और सेल ऑफ गुड्स बेस्ट एग्जांपल है रेवेन्यू रिसीट्स का, क्योंकि हमारा काम ही गुड्स को बेचना है, तो हम उसे एक बार बेचकर खत्म नहीं करेंगे, बार बार बेचते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, तो हमारे को बार बार उसकी जो वैल्यू है मिलती रहेगी, वो रिसीट्स होती रहेगी। तो बेटा ये हमारा आज का सेकेंड वीडियो लेक्चर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया, और मैं होपफुली मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। और अगर क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को एक दो बार और देखें और अच्छे से इसको कर लें, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली जितनी भी अकाउंटिंग है उन सब में आपको ये बार बार मिलेंगे, बार बार देखने को मिलेंगे, आपको बार बार करने होंगे। तो जितना आप अच्छे से इन दोनों वीडियोस को कर लेंगे, उतना आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स, आगे की अकाउंटिंग बड़ी आसानी से समझ में आएगी। ओके बेटा, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।